कहानी की शुरुआत इस मूवी की मेन किरदार कैटी से होती है। इसके बाद कैटी को उसके बचपन के दौरान दिखाया जाता है। इस टाइम पर युवा कैटी हेल्शिम नामक एक हॉस्टल टाइप के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी। हर सुबह छात्र स्कूल की डायरेक्टर मिस एमिली का स्वागत करने के लिए हॉल में इकट्ठा होते हैं। एक दिन स्कूल डायरेक्टर को स्कूल कैंपस में सिगरेट के टुकड़े मिलते हैं और इसलिए वे बच्चों को सुट्टा मारने के लिए सख्ती से मना करती हैं। अब बच्चों को अभी भी इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि स्कूल डायरेक्टर उनके स्वास्थ्य के लिए इतना हाथ धोकर पीछे क्यों पड़ी रहती है। नाश्ते के बाद कैटी और उसकी सबसे अच्छी दोस्त रूथ घास के मैदान में टहलने जाती है। लड़कियां लापरवाही से बातें करती हैं और अचानक उनकी नजर एक नई केयरटेकर मिस लूसी पर पड़ती है। मिस लूसी तुरंत अपना काम शुरू कर देती है और यार्ड में छात्रों पर नजर रखती है। अब बच्चे गेंद से खेल रहे होते हैं। अचानक गेंद बाउंड्री के पास बाहर चली जाती है, लेकिन टॉमी नाम का एक लड़का गेंद को वापस लेने का प्रयास नहीं करता है। इसके उल्टा वह डर कर बाउंड्री से दूर भाग जाता है। अब मिस लूसी को यह देखकर बहुत अजीब लगता है, इसलिए वह लड़कियों से पूछती है कि टॉमी गेंद लेने के लिए बाहर क्यों नहीं गया। अब यहाँ पता चलता है कि हेल्शिम स्कूल के टीचर किसी तरह बच्चों में यह विश्वास पैदा करते हैं कि वे स्कूल कैंपस की बाउंड्री के पार जिंदा नहीं रह पाएंगे। अब मिस लूसी यह पता लगाने का फैसला करती है कि इन मासूम छात्रों को कौन डरा रहा है और क्यों। शायद महिला को इस बात का अंदाजा भी नहीं होता है कि उसने एक बेहद अजीबोगरीब बोर्डिंग स्कूल में दाखिला ले लिया है। इसके बाद आर्ट क्लास के दौरान टॉमी बिल्कुल भी कोई कलाकारी नहीं कर पाता है, इसलिए दूसरे बच्चे उसकी ड्राइंग का मजाक उड़ाते हैं और केवल कैटी ही होती है जो टॉमी को परेशान नहीं करती है। उसे टॉमी के लिए दुख महसूस होता है। क्या आपने कभी अपने स्कूल टाइम में कोई बदमाशी का अनुभव किया है? कमेंट में शेयर करो, सुनकर मजा आएगा। अब क्लास के बाद बच्चे वापस यार्ड की ओर भागते हैं। लड़के टॉमी को ताना मारते रहते हैं और उसे अपनी फुटबॉल टीम से बाहर कर देते हैं। उनके इस व्यवहार से टॉमी चोट और अकेलेपन से टूट गया होता है, इसलिए बेचारी कैटी उसे ऐसे हालात में देख नहीं सकती है और लड़के को सांत्वना देने के लिए उसके पास जाती है। लेकिन टॉमी गलती से उसे एक थप्पड़ रसीद कर देता है, जिससे उसे चोट लग जाती है। अब कैटी के मेडिकल के दौरान कैटी डॉक्टर को यह नहीं बताती है कि चोट टॉमी की मार के कारण लगी थी। इसके बाद दोपहर के भोजन के दौरान लड़की चिड़ी हुई टॉमी के बगल में बैठती है और उसे सहारा देने की कोशिश करती है। टॉमी इसके लिए बहुत आभारी होता है और अपनी गलती के लिए तुरंत माफी मांगता है। अब बच्चों के बीच दोस्ती हो जाती है और वे एक साथ टहलने जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। ऐसा मत करो मेरी जान। अगले दिन मिस लूसी की देखरेख में छात्र एक कैफे में जाने का नाटक खेलते हैं। अब टॉमी खेल में भी असुरक्षित महसूस करता है, लेकिन कैटी और मिस लूसी उसका समर्थन करती है। इससे लड़के को आशा मिलती है कि वह दूसरे बच्चों की तरह ही है और आज नहीं तो कल लोग उसे भी एक्सेप्ट करेंगे। रात में जब सभी सो रहे होते हैं, रूथ और कैटी अपने क्लासमेट के बारे में गपशप करती है। अब रूथ नोटिस करती है कि कैटी अपने दोस्त से यह छिपाने की कोशिश करती है कि उसे टॉमी से प्यार होने लगा है, लेकिन ऐसा लगता है कि रूथ के साथ भी कुछ तो गड़बड़ है। अब जल्द ही हेल्शिम में एक आनंददायक घटना घटती है। बच्चों की आर्ट गैलरी की डायरेक्टर मैडम मैरी क्लाउड स्कूल आती हैं और वह स्कूल के छात्रों के चित्रों और कविताओं की पड़ताल करेगी और अपनी गैलरी के लिए सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करेगी। अब हर छात्र का सपना होता है कि उसका आर्ट या कविता चुनी जाए। अगले दिन स्कूल में कई प्रकार के छोटे छोटे बॉक्स लाए जाते हैं। इसमें से पढ़ाई के दौरान अच्छे व्यवहार के लिए मिलने वाले टोकन से बच्चे कुछ खरीद सकते हैं। खिलौने घिसे पिटे से दिखते हैं, लेकिन हेल्शिम के निवासी इससे खुश होते हैं क्योंकि यह बाहरी दुनिया से उनका एकमात्र संबंध होता है। इधर कैटी को उसकी पसंद का कोई सामान नहीं मिलता है और वह उदास होकर कॉरिडोर में बैठ जाती है। अब खुशी में झूमता हुआ टॉमी दौड़कर उसके पास आता है और उसे खुद से खरीदा हुआ गानों की एक कैसेट भेंट करता है। कैटी उसके गिफ्ट से खुश हो जाती है। इसके बाद कैटी अपने कमरे में बैठकर संगीत का आनंद लेती है, जिसमें प्यार के बारे में गाने होते हैं और लड़की टॉमी के बारे में सपने देखती है। तभी रूथ भी उसे इस आनंद में देख लेती है और उसे भी कैटी के दिल में जो कुछ हो रहा होता है उसका अनुमान लगा लेती है। लेकिन कैटी को इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि रूथ कितनी ज्यादा चालाक है। अगले दिन क्लास में मिस लूसी पढ़ा रही होती है। अब उस टीचर ने इस बोर्डिंग स्कूल के बारे में भयानक सच्चाई खोज ली होती है और वह इसे अपने छात्रों को बताना चाहती है। मिस लूसी का कहना होता है कि हेल्शिम के बच्चों को छोड़कर सभी लोग अपना फ्यूचर खुद ही डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चों का भाग्य पहले से ही तय है और यह बच्चों के मिडिल एज तक पहुँचने से पहले होगा। चौथी सेमेस्टर के बाद उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। अब मिस लूसी बच्चों को इस बारे में इसलिए बताती है ताकि वे अपने बारे में जाने और अपना
छोटा सा जीवन सम्मान के साथ जी सके। इस खबर से छात्र सदमे में हो जाते हैं और क्लास में सन्नाटा छा जाता है। हालांकि बच्चों को अभी भी इस बात का एहसास नहीं होता है कि उन्हें दूसरों की खातिर खुद का बलिदान क्यों देना पड़ता है। जल्द ही मिस लूसी को हेल्शिम से बर्खास्त कर दिया गया होता है। अब डायरेक्टर मिस एमिली मिस लूसी के बातों से इनकार नहीं करती है, लेकिन वह सीधे तौर पर उनके साथ इस पर चर्चा नहीं करती है। मिस एमिली के भाषण के दौरान केटी नोटिस करती है कि टॉमी और रूथ एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। यह देखकर केटी के आंसू निगल जाते हैं। अब केटी को अपने भयानक भाग्य की तुलना में टॉमी और रूथ के रिश्ते के बारे में अधिक टेंशन होती है। दोनों की जासूसी करते समय केटी उनके किश को देखती है। केटी को भी समझ नहीं आता कि इतना चिढ़ाने के बाद रूथ के मन में अचानक टॉमी के लिए प्यार क्यों आ गया है। अब कई साल बीत जाते हैं। इस दौरान केटी को पूरी उम्मीद थी कि इन दोनों का ब्रेक अप हो जाएगा, लेकिन अब हेल्शिम से ग्रेजुएट होने का समय आ गया है और टॉमी और रूथ अभी भी साथ ही हैं। इसके बाद छात्रों को विशेष बस्तियों में बसाया जाता है, जहां उन्हें अंगदाताओं के रूप में अपने भाग्य का इंतजार करना पड़ता है। केटी, टॉमी और रूथ को कॉटेज नामक एक बस्ती में भेजा जाता है। अब युवा वयस्क वहां रहने के लिए बाध्य होते हैं, लेकिन अगल बगल के शहरों की यात्रा कर सकते हैं। इसके बाद इसी कॉटेज में तीनों को अन्य बोर्डिंग स्कूलों के ग्रेजुएट्स हुए छात्रों के बारे में पता चलता है। कॉटेज में रहने वाले कई प्रेमी जोड़े भी होते हैं, जैसे कि रॉडनी और क्रिसी, जिन्हें जल्द ही डोनर सेंटर भेजा जाएगा। इस बीच वे अपने जिंदगी का मजा खोजने का प्रयास करते हैं। अब केटी कभी कभी जंगल में सैर करने जाती है, जिससे टॉमी भी उसके साथ जाता है। उन्हें एक साथ समय बिताना अच्छा लगता है। रूथ इसके बारे में जानती है और हर तरह से यह दिखाने की कोशिश करती है कि टॉमी उसका है। साथ ही वह केटी को भी बुरा भला कहती रहती है। अब केटी इससे इनकार करने की कोशिश करती है, लेकिन वह वास्तव में प्यार पाने के लिए तरसती है। एक दिन उसे कूड़ेदान में एडल्ट मैगजीन मिलती है और वह उन्हें पलटती है। तभी टॉमी उसे ऐसा करते हुए पकड़ लेता है, लेकिन वह शर्मिंदा नहीं होती है। वह बस टॉमी पर ताना कसती है। फिर भी तमाम कठिनाइयों के बावजूद केटी और रूथ दोस्त बने हुई होती हैं। एक दिन रूथ केटी को अपने और ग्रुप के बाकी सदस्यों के साथ पास के शहर में चलने के लिए कहती है। अब उनमें से कुछ लोग पहले भी वहां गए हुए होते हैं और जहां उन्होंने एक लड़की देखी थी जो रूथ से काफी मिलती जुलती थी। पहली बार इन लोगों को एहसास होता है कि वे वास्तविक लोगों के क्लोन मात्र हैं। इसीलिए उन्हें अंगदाताओं के रूप में पाला जाता है, जो रियल इंसानों की देखभाल करने और उनके जीवन को लंबा करने के लिए होते हैं। सबसे पहले ग्रुप एक कैफे में जाता है, जहां वे बिना किसी की नजर में आए बात कर सकते हैं। अब रॉडनी और क्रिसी एक ऐसा प्रश्न पूछते हैं जो उन्हें लंबे समय से परेशान कर रहा होता है। उन्होंने सुना होता है कि हेल्शिम के ग्रेजुएट्स को कुछ रियायतें मिलती हैं, जैसे कि अगर हेल्शिम का कोई प्रेमी जोड़ा अपनी भावनाओं की ईमानदारी को साबित कर सकता है, तो फिर उन्हें अपना अंगदान देने की शुरुआत से पहले कुछ साल एक साथ और दिए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि वे 3-4 साल तक मजे से बिना किसी तनाव के सामान्य जीवन जी सकते हैं। इसलिए रॉडनी और क्रिसी इस तरह का एप्लीकेशन जमा करने का सपना देखते हैं और इस उम्मीद में रहते हैं कि अगर यह सच हुआ तो उनकी तो बल्ले बल्ले है। लेकिन दुख की बात होती है कि हेल्शिम के दोस्तों ने इसके बारे में कुछ नहीं सुना होता है। इस बात से दोनों निराश हो जाते हैं, इसलिए रॉडनी और क्रिसी को निराशा के आंसू निकलने लगते हैं। फिर दोस्त असली रूथ को खोजने निकल पड़ते हैं। वे गुप्त रूप से उसका निरीक्षण करते हैं, लेकिन उन्हें कोई खास समानता नजर नहीं आती और वे चले जाते हैं। बाद में रूथ गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वह नहीं मानती कि सफल लोगों के क्लोन बनाए जाते हैं। इस गुस्से में रूथ ग्रुप से ही भाग जाती है। अब केटी भी दुखी हो जाती है और वह समुद्र की ओर देखते हुए खुद को शांत करने की कोशिश करती है। तभी टॉमी उसके पास आता है और दोनों फिर से एक मजबूत संबंध महसूस करते हैं। वे घाट पर एक दूसरे के पास चुपचाप बैठे हुए होते हैं और अपने जीवन पर विचार कर रहे होते हैं। फिर शाम को ग्रुप कॉटेज में लौट आता है। एंट्री गेट पर उनमें से सभी स्कैनर के सामने अपनी कलाई पर लगे ब्रेसलेट को स्कैन करते हैं, क्योंकि आवाजाही के दौरान लोगों के लिए क्लोनों पर नजर रखना आसान बनाने के लिए ऐसा करना जरूरी होता है। अब घर पर रूथ केटी को ढूंढने जाने के बजाय उसके साथ रहने के लिए टॉमी पर चिल्लाती है, लेकिन टॉमी के पास जवाब में कहने को कुछ नहीं होता है। अगले दिन वह केटी के साथ जंगल में टहलने जाता है और दोनों अपने आगे के लक के बारे में चर्चा करते हैं। अब टॉमी का मानना होता है कि हेल्शिम से उनकी आर्ट और कविताएं किसी वजह के लिए मैडम मैरी क्लाउड की गैलरी
कंट्री में भेजी गई थीं। शायद वे अपने आर्ट के माध्यम से अपने प्यार की ईमानदारी को साबित कर सकते हैं और कुछ वर्षों की छुट्टी पा सकते हैं। लेकिन टॉमी बिल्कुल भी एप्लीकेशन जमा नहीं करता है, क्योंकि उसके घटिया चित्रों को गैलरी के लिए कभी नहीं चुना गया होगा। केटी को अब यह समझ नहीं आ रहा होता है कि टॉमी किससे प्यार करता है, वह क्या चाहता है और क्या इस स्थिति से निकलने का कोई रास्ता है या नहीं। रात में केटी हेडफोन लगाकर उसी कैसेट टेप को सुनती है जो टॉमी ने एक बार उसे दिया था। तभी आधी रात में ही रूथ उसके कमरे में आती है और वह बताती है कि टॉमी केटी को केवल एक दोस्त के रूप में प्यार करता है और उनके बीच इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब टॉमी रूथ को केटी के एडल्ट मैगजीन पलटने के बारे में भी बताया होता है और दोनों उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। इससे केटी को बहुत दुख होता है और वह अब अपने इस पुराने दोस्तों के पास नहीं रहना चाहती है। केटी उन दाताओं के लिए सहायक बनने का फैसला करती है जिनका जल्द ही अंग निकाला जाएगा। उसका काम अंत तक क्लोनों के साथ रहना और उनका हौसला बढ़ाना होता है। हालांकि फिर भी केटी के शरीर से भी एक दिन अंग निकाला जाएगा। अब मददगार बनकर वह कॉटेज छोड़ देती है। जल्द ही केटी को पता चलता है कि टॉमी और रूथ का ब्रेकअप हो गया है, लेकिन फिर भी वह उनके साथ कोई संपर्क नहीं रखना चाहती है। वह नहीं जानती कि भविष्य में उनका क्या इंतजार कर रहा है। अब 10 साल बीत गए होते हैं और केटी एक अलग अपार्टमेंट में रहती है और एक सहायक के रूप में अपना काम जारी रखती है, लेकिन अभी तक खुद वह डोनर नहीं बन पाई है। वह टॉमी और रूथ के बारे में लगभग भूल गई होती है, खुद को पूरी तरह से अपने काम के प्रति समर्पित कर रही होती है। अब केटी अस्पताल का दौरा करती है और एक और निकासी से पहले एक डोनर लड़की का हौसला बढ़ाती है, लेकिन यह लड़की ऑपरेशन में बच नहीं पाती है और यह देखकर केटी बहुत मुश्किल से खुद को मजबूत रखती है। वह रजिस्ट्री से एक महिला से बातचीत कर रही होती है और तभी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर रूथ का मेडिकल रिकॉर्ड देखती है। रूथ की पहले ही 2 बार अंग निकाले जा चुके होते हैं। फिलहाल रूथ की तबीयत बिगड़ रही है और वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेंगी। केटी अपने लंबे समय से अनदेखे दोस्त रूथ से मिलने का फैसला करती है। रूथ वास्तव में बिगड़ी हालत में है, लेकिन वह केटी को देखकर खुश हो जाती है। वह यह भी बताती है कि टॉमी का 2 बार अंग निकाले जा चुके हैं, लेकिन वह अच्छा कर रहा है। रूथ वास्तव में अपना दान जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है, नहीं तो ऐसे ही धीरे धीरे उसके एक एक अंग निकाल लिए जाते रहेंगे। केटी अपने दोस्त का समर्थन करने की कोशिश करती है और कई दिनों तक उसके साथ रहती है। रूथ बेहतर महसूस करने लगती है और एक खूबसूरत जगह पर जाने की इच्छा व्यक्त करती है। केटी उसका साथ देने के लिए तैयार होती है। अब लड़कियां टॉमी के घर पहुंचती हैं और उन सभी को इतने दिन बाद मिलकर खुशी के आंसू बहने लगते हैं। टॉमी भी उन्हें देखकर खुश होता है और पहले केटी को और फिर रूथ को गर्मजोशी से गले लगाता है। तीनों कार में बैठते हैं और सुंदर से समुद्र तट की ओर जाते हैं। रास्ते में टॉमी बताता है कि हेल्शिम को बंद कर दिया गया है और अब क्लोन बच्चों के लिए केवल इंक्यूबेटर जैसी संस्थाएं बची हैं। वहां किसी को बच्चे की भावनाओं की परवाह नहीं है। बातचीत के दौरान ही तीनों समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं। अब रूथ को टेंशन होता है। अचानक रूथ स्वीकार करती है कि उसने टॉमी और केटी के प्यार के बीच में आई थी। वह हमेशा से जानती थी कि उन्हें एक साथ रहना चाहिए। वह बस उनके प्यार से जलती थी और अकेली नहीं रहना चाहती थी। वह अपनी गलती मानती है और इसमें सुधार करना चाहती है, इसलिए वह मैडम मैरी क्लाउड का पता ढूंढने में कामयाब हो जाती है। अब टॉमी और केटी उसके पास जा सकते हैं और अपने प्यार को साबित करके कुछ समय और रहने का अनुरोध कर सकते हैं। इससे उन दोनों प्रेमियों को थोड़ी आशा मिलती है। इन बीते हुए वर्षों में टॉमी चित्र बनाना सीख लिया होता है और अब वह केटी को अपनी आर्ट वर्क दिखाता है। वह उसके चित्रों से रोमांचित हो जाती है। अब रात में दोनों अकेले होते हैं। केटी टॉमी के लिए एक किताब पढ़ती है और फिर बिस्तर पर उसके पास बैठ जाती है। अब वे पहली बार किश करते हैं। इस पल का केटी पूरी जिंदगी इंतजार कर रही होती है और अब आखिरकार वे खुश हैं। इसके बाद केटी को मैडम मैरी क्लाउड का घर मिल जाता है। वह और टॉमी जल्द ही उनसे मिलके कुछ टाइम की मोहलत मांगने का प्लान बनाते हैं। जल्द ही टॉमी और केटी मैडम मैरी क्लाउड के घर पहुंच जाते हैं। मैडम उन्हें अपने घर में इनवाइट करती है। टॉमी धीरे से उनसे अपने प्यार के बारे में बताता है और मैडम मैरी क्लाउड को अपने आर्ट वर्क दिखाता है। वह युवा जोड़े को दर्द और कोमलता से देखती है और टॉमी के चित्रों की प्रशंसा तो करती है, लेकिन उन्हें शायद अब कोई मोहलत नहीं मिल पाएगी। हेलेशम की पूर्व डायरेक्टर मिस एमिली उनकी सहायता के लिए आती है। वह भी उसी घर में रहती है और बताती है कि समाज को यह दिखाने के लिए छात्रों की आर्ट वर्क को आर्ट गैलरी में प्रदर्शित किया गया था कि डोनर बच्चे भी भावनाओं और आत्माओं वाले प्राणी ही हैं। मिस एमिली दान की नैतिकता के बारे में चिंतित थी। हालांकि वह समझती थी कि समाज उस समय में वापस नहीं लौट सकता जब क्लोन से अंग निकालना अस्वीकार्य माना जाता था। उन आर्ट गैलरी का उद्देश्य क्लोनों की आत्माओं के बारे में गहराई से जानना नहीं था, बल्कि यह पता लगाना था कि क्या उनमें आत्माएं हैं। इस रहस्य से पर्दा उठाने से टॉमी और केटी की उम्मीदें भी टूट जाती हैं। टॉमी निराशा में पड़ जाता है और मैडम को अलविदा भी नहीं कहता। शाम
शाम को प्रेमी अस्पताल लौटते हैं और रास्ते में टॉमी को घबराहट होती है। वह कार से बाहर निकलता है और पूरी दुनिया को सुनने के लिए पीड़ा और दर्द से चिल्लाता है। फिर भी केटी मुश्किल से उसे शांत कर पाती है। अब समय टॉमी की तीसरी बार अंग निकालने का होता है। केटी शीशे के माध्यम से उसे प्यार और कोमलता के साथ विदाई देती है। आखिरी बार उसे देखकर मुस्कुराते हुए टॉमी एनेस्थीसिया के कारण बेहोश हो जाता है और केटी का पूरा जीवन उसकी आंखों के सामने घूम जाता है। जल्द ही टॉमी इस दुनिया से चला गया। इसके बाद केटी को भी पता चलता है कि उसका भी 1 महीने में अब अंग निकाला जाएगा। वह उस स्थान पर जाती है जहां हेलेशम हुआ करता था और टॉमी के भूत को देखने का सपना देखती है, जो उसे अपने साथ शामिल होने के लिए बुलाता है। अब यही उसका एकमात्र सपना होता है कि क्लोन इंसानों की तरह प्रेम और आनंद के लिए यथासंभव लंबे समय तक पृथ्वी पर रहना चाहते हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या मानवता अंगों की कटाई के लिए क्लोन विकसित करने के बिंदु तक पहुंच जाएगी? अपना विचार शेयर जरूर करें। धन्यवाद।